ठीक है, क्योंकि सिलेक्ट आखिर आपको होना है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गए, 8वें पर आ जाएं। ये क्लियर हो गया होगा सभी को? क्लियर हो गया सभी को? जल्दी से बोलो। गुड। चलिए अगला प्रश्न है 8वां, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑन 2 लेन रोड, अब वो कहता है 2 लेन रोड है, 2 लेन वाली सड़क है। 2 लेन वाली सड़क का मतलब है कि उस पर 2 ही कार या 2 ही गाड़ियां एक साथ चल सकती हैं। ठीक है, तो यहां बना लेता हूं मैं, इधर बना लूं, चलो यहां बना लेता हूं। देखो ये 2 लेन रोड हो गई। ठीक है, अब जैसा जैसा कहता है वैसा बनाते हैं। ऑन ए 2 लेन रोड, अच्छा एग्जाम में क्या होता है, कई जब बड़ा क्वेश्चन एनसीईआरटी में होता है ना, तो उसको टुकड़ों में तोड़ करके छोटा सा आता है, इसलिए घबराना नहीं कि इसमें बहुत समय लगेगा। वो छोटा सा क्वेश्चन देगा, इसको कोई पार्ट देगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑन ए 2 लेन रोड कार ए इज ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एक कार ए है, ये रही कार ए, ये फिर से BMW आ गई, इधर चल रही है कितने से, VA स्पीड से। VA स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। ठीक है, 5/18 से गुणा कर लो, मन में करो, तो 18 दूनी 36, 10 हो गया, 5 दूनी 10, 10 हो गया कि नहीं। तो ये आ गया हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई, किसकी, ए की। अब वो कहता है 2 कार हैं बी और सी, अप्रोचेस कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन विद 54 किलोमीटर पर आवर। यानी 2 कारें बी और सी एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही हैं और एक ही तरफ आ रही हैं। मान लेते हैं कि बी इधर से आ रही है, पीछे से ये आ रही है बी, ये नैनो कार आ रही है, इधर से एक आ रही है सी, ये एक और कार आ रही है सी, नैनो कार। बी की स्पीड कितनी है, 54, सी की भी 54 है। 54 को भी बदल दो किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो 54 इंटू 5/18, 54 इंटू 5/18, 15 हो गया, 15। ये आएगा VB कितने से, 15 मीटर पर सेकंड से। ये VC इधर आ रहा है कितने से, 15 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। ठीक है, ध्यान देना। अब आगे की कहानी सुनो। अब वो कहता है when the distance AB is equal to AC, यानी A और B के बीच की दूरी और A और C की बीच की दूरी बराबर है। यानी यहां पर उसने बोल दिया है, यहां लिख देता हूं कि AB बराबर है AC, यानी A और B के बीच में और A और C के बीच में दूरी बराबर है, और वो है 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर है। ठीक है, इस समय जब दोनों की दूरी बराबर हो जाता है, नहीं B A से उतनी दूरी पर होता है जितना कि C A से दूरी पर है, तो फिर B का चालक, B का ड्राइवर, अब उसके दिमाग में खुरापात आती है कि मैं ऐसा करता हूं कि C भी एक ही तरफ आ रहा है, B भी एक ही तरफ आ रहा है, और दोनों अगर सेम टाइम पर एक साथ आ गए तो 3 कार हो जाएंगी, एक यहां B, एक यहां A, एक यहां C, तो टक्कर हो जाएगी। तो टक्कर से बचने के लिए, कोलिजन से बचने के लिए वो कोशिश ये करेगा, क्या कोशिश करेगा, कि जितनी देर में, ध्यान से सुनिएगा, जितनी देर में C A को क्रॉस करे उससे पहले ही B A के आगे निकल जाए। जितनी देर में C A के पास में आए, B A से उससे पहले ही आगे निकल जाए। ठीक है, तो B को कितना त्वरण बनाना पड़ेगा, मतलब तो B को अपनी स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी, या उसका त्वरण क्या होगा, B का त्वरण क्या होगा, ये पूछा है। B का एक्सेलरेशन कितना होगा। कर सकते हो क्या आप, थोड़ी सी हिंट दूं मैं आपके लिए, आप क्या करो, चलो हिंट दे रहा हूं मैं, करना कोशिश। C
ए तक कितने समय में पहुंचेगा, पहले वो टाइम निकाल लो। सी ए तक कितने समय में पहुंचेगा, पहले ये समय निकाल लो। फिर उतने समय में बी ए के आगे निकल जाए, है ना, तो उस समय का उपयोग कर लेना बी ए के लिए। ठीक है, चलो करते हैं। पहले हम ऐसा देखते हैं, सी ए को सी के ए तक पहुंचने का समय क्या है, तो यहां लिख लेता हूं, टाइम टेकन बाय सी टू रीच ए। सी के द्वारा ए तक पहुंचने का समय मान लो कि टी है, वो निकालना चाहते हैं। तो कौन से सूत्र से निकालें, कोई बता सकता है कौन से फॉर्मूले से निकालें? इससे निकाल लो, ना तो सी का एक्सेलरेशन है ना ए का एक्सेलरेशन है, तो सिंपल टाइम बराबर आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी, ए और सी के बीच की दूरी, ए और सी के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, तो मैं 1 किलोमीटर लिख देता हूं, यानी 1000 लिख देता हूं, डिवाइड बाय स्पीड। स्पीड कितनी, सी की लिखें, ए की लिखें या दोनों की रिलेटिव लिखें? आप कहोगे दो दो हैं तो दोनों की रिलेटिव लिखनी चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो सापेक्ष गति क्या होती है, दोनों को जोड़ के प्राप्त होती है, दोनों को ऐड करके मिलती है। तो ये 15 और 10 जुड़ जाएंगे जब दोनों एक दूसरे के रिलेटिव आ रहे हैं और एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो 10 और 15 ये हो गए कितने, 25। जरा सॉल्व कर लो, कितना आया, 40 सेकंड आ गया, यानी 40 सेकंड लगेंगे सी को ए तक पहुंचने में। समझ रहे हैं, हिसाब लगा लिया कि सी ए की तरफ आ रहा है, तो सी ए की तरफ जब आएगा तो 40 सेकंड लगेंगे। अब इस 40 सेकंड के पहले बी आगे निकल जाए तो कोलिजन नहीं होगा, तो टक्कर नहीं होगी। ठीक है, तो बी को ए से आगे निकलने के लिए 40 सेकंड में उसको आगे निकलना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो निकालते हैं। अब हम देखते हैं, देन मैक्सिमम 4 सेकंड, या कह सकते हैं 4 सेकंड, 40 सेकंड, 40 सेकंड के पहले ये आगे निकल जाए, ऐसे लिख सकते, ऐसे कह सकते हैं, बी शुड ओवरटेक ए बिफोर कितना, बिफोर 40 सेकेंड। 40 सेकेंड के पहले ही उसको ओवरटेक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अब कौन सा फॉर्मूला लगा दें, ये लगा दो S इक्वल टू यू टी, क्योंकि अब तो एक्सेलरेशन भी दिया है, हाफ ए टी स्क्वायर, किसके लिए, वो सापेक्ष गति के लिए। अब चलो आ जाओ, एस आर कितना, वही ए और बी के बीच की दूरी कितने मीटर, 1000 मीटर, रिलेटिव सेपरेशन कभी चेंज नहीं होता। यू आर कितना, जल्दी से बता सकते हो क्या, यू आर कितना, सापेक्ष गति किसकी, ये किसकी है 15, और किसकी तरफ जाना है, ए की तरफ, तो घटेगा जोड़ेगा, जल्दी से बोलो, घटेगा जोड़ेगा, बी की सापेक्ष गति ए के सापेक्ष, बोलो जल्दी से, ये बी के लिए निकाल रहे हैं ना, तो ए और बी समान दिशा में तो घटेगा, 15 में से 10 गए, 5 बचे, कितना समय में, 40 सेकंड में, तो यहां टी की जगह 40 लिख दिया, प्लस 1/2, ए तो निकालना ही है, समय 40 का स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व कर सकते हो क्या, 5 चौक 20, 200 जे हो गए, और इधर कितने हो गए, बोलो 1602/2, 800, 1000 में से 800 गए, 200, 200 200 कट गया, तो ये सिंपल आ गया, ए बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उत्तर क्या होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन उसको लेना चाहिए। बात क्लियर हुई, जल्दी से बोलो, बात क्लियर हो गई? यस, बिल्कुल सही है संदीप, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब एक बहुत अच्छा सवाल, नवा सवाल, वेरी वेरी सिंपल, सिंपल तो नहीं कहेंगे लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल अनुराग, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट सही लिखो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, 2 टाउन्स, 2 टाउन्स हैं, क्या हैं, 2 टाउन, 2 नगर हैं,
देखो ये रहा नगर नंबर ए और ये नगर नंबर बी। टू टाउन्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस with a bus leaving in either direction every t minute। ठीक है, दो टाउन है ए और बी, ये एक रेगुलर बस सर्विस से जुड़े हुए हैं और प्रत्येक टी मिनट के बाद दोनों तरफ से बस चलती है। यानी एक बस यहां से आती है तो फिर टी मिनट बाद दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है, फिर चौथी आती है। यानी हर टी मिनट के बाद एक एक करके बस ए से भी आ रही है और बी से भी आ रही है। सुनिएगा ध्यान से। एक अ मैन साइकिलिंग विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, एक पर्सन है वो ए से बी की ओर चल रहा है। किस पे चल रहा है? साइकिल पे चल रहा है। ये उसने बढ़िया सी साइकिल कसाई और ये जो है चलना स्टार्ट कर दिया। कितनी स्पीड से चलना स्टार्ट कर दिया? वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा ठीक बात है, चलना स्टार्ट कर दिया। अब ये जो साइकिलिस्ट है ये क्या पाता है, क्या देखता है कि प्रत्येक 18 मिनट A to B notices that a bus goes past him every 18 minutes in the direction of his motion। वो क्या देखता है कि 18 मिनट 18 मिनट प्रत्येक 18 मिनट के बाद उसके पीछे से एक बस आती है, ए से बस आती है, ये बस आ रही है। ठीक है, और उसी दिशा में आती है जिस दिशा में वो चल रहा होता है। और वो क्या देखता है कि प्रत्येक 6 मिनट के बाद उसके सामने से एक बस आ रही होती है अपोजिट डायरेक्शन में। ये वो देखता है तो वो कहता है अच्छा बस कैसी कैसी आ रही है? प्रत्येक टी मिनट के बाद एक एक बस पास हो रही है। इधर बी से भी प्रत्येक टी मिनट के बाद बस पास हो रही है। हर टी मिनट के बाद एक एक बस आ रही है। हर टी मिनट के बाद बी से एक एक बस आ रही है। तो बताइए व्हाट इज द टाइम पीरियड टी ऑफ द बस सर्विस। तो बताइए वो टाइम पीरियड क्या है बस सर्विस का। ठीक है, ये पूछा है। और विद व्हाट स्पीड डू द बस प्लाई ऑन द रोड। तो किस चाल से वो बसें चल रही हैं, यानी बस की चाल भी बतानी है। तो क्या क्या बताना है? एक तो टाइम पीरियड बताना है और एक बस की चाल बतानी है। दो क्वेश्चन है। ठीक है, तो करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। जब बार बार इसको देखोगे, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत दे तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही आप बार बार रिप्ले करके जब क्लास खत्म हो जाए तो देखिएगा, तो आपको और आसानी से ये बात समझ में आएगी कि ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो एक काम करें, देखो इधर सबसे पहले 18 मिनट और बस का हिसाब किताब लगाया जाए। इस कलर को मैं चेंज कर लेता हूं, पहले इसका हिसाब लगाएं। प्रत्येक 18 मिनट में बस किधर जा रही है? उसके पीछे से आ रही है। यानी प्रत्येक 18 मिनट में एक बस और उसकी चाल समान दिशा में है। तो इस समय उसने कितनी दूरी तय की होगी? बताओ कितनी दूरी तय करी होगी साइकिलिस्ट ने? तो उसके लिए एक बस यहां से यहां तक आई होगी, है ना। और कितना समय लिया उसने एक बस ने यहां से यहां तक आने में? क्योंकि प्रत्येक टी मिनट के बाद एक बस आती है, तो टी मिनट लिए होंगे। तो दूरी कितनी तय हुई? यहां लिख देता हूं, टी इंटू स्पीड किसकी? बस की। तो v इंटू टी, लेकिन टी मिनट में दिया है, आर में चेंज कर लो, घंटे में चेंज कर लो, तो डिवाइड बाय 60। तो टी इंटू वीबी डिवाइड बाय 60, इतनी दूरी ये तय हो गई। एक दूरी हम यहां से भी निकाल सकते हैं। किधर से? क्योंकि बस और साइकिल सेम डायरेक्शन में है, तो स्पीड कितनी हुई? जल्दी से बताओ, स्पीड कितनी हुई? बस की स्पीड किसके रिस्पेक्ट में? साइकिल के रिस्पेक्ट में। तो साइकिल कितनी? 20, सेम डायरेक्शन में जा रही है। इनटू टाइम कितना लगा? 18 मिनट को चेंज करो, आर में 60 से भाग कर दिया, ये कट गया। जरा बताओ ये बात क्लियर हुई? जल्दी से बोलो, ये बात क्लियर हुई? टी इंटू वीबी बराबर, ये एक इक्वेशन बन गई, टी इंटू वीबी बराबर वीबी माइनस 20 इंटू 18, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ठीक है, इसी तरीके से उल्टा इसके लिए करें अगर हम, तो अब ये वाला तो इतना ही रहेगा, T इंटू वीबी। ध्यान देना, ये तो इतना ही रहेगा बराबर।
अब ये बस सामने से आ रही है और साइकिल आगे जा रही है, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, यानी VB प्लस 20 हो जाएगा, इनटू वही 18/60, 60 तो कटी जाते हैं, तो सिंपल 18 लिख दो। ये समीकरण 2 हो गया। ये समीकरण 1 और 2 को अगर सॉल्व कर लें तो देखो इधर TVB है, इधर भी TVB है, तो दोनों बराबर होंगे, और बराबर कर दो, जरा सॉल्व करो कितना आ गया फटाफट जल्दी से, कौन बताएगा क्या उत्तर आ रहा है। अरे दोनों को बराबर करोगे तो 18 भी कट गया, ठीक है ना। बोलो कर पाओगे। अच्छा ये 18 नहीं है, ये तो 6 है। अगले समय कितना लग रहा है, 6 सेकंड लग रहे हैं, 6 मिनट लग रहे हैं, तो 6 आएंगे, 18 नहीं आएंगे, अदरवाइज तो सभी कट जाएगा। यहां पर दिए हैं, देखो दिया प्रश्न में, अपन देख नहीं पाया, 6 मिनट लग रहे हैं, तो दोनों को बराबर कर दो। इधर कर देता हूं, VB माइनस 20 इंटू 18 बराबर VB प्लस 20 इंटू 6। इसको सॉल्व करो, 6 से ये 18 काट दो, 6 3 जा 18, 3 से यहां करो 3VB माइनस 60, ठीक है, इक्वल टू VB प्लस 20। अब 3V में से V चले गए, 2VB इक्वल टू इधर हो गया 80, तो VB इक्वल टू कितना आया 40 मीटर पर सेकंड की बस की स्पीड होगी, ठीक है। अब 40 को आप फर्स्ट और सेकंड किसी भी इक्वेशन में रख दो, फ्रॉम फर्स्ट, यानी फर्स्ट में 40 रख दो यहां पर VB की जगह, तो T निकल आएगा, और T निकलेगा 9 मिनट। सॉल्व कर लेना, कितना निकलेगा 9 मिनट। ये सवाल थोड़ा सा टफ है, रिलेटिव मोशन का है, और टफ इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी रिलेटिव मोशन आपने अभी एक दिन ही हुआ है आपको सॉल्व किए हुए, और हिंदी मीडियम में तो आज ही अभी जस्ट इंट्रोडक्शन ही, इंग्लिश मीडियम में भी जस्ट इंट्रोडक्शन ही कराया है। तो जब पूरा अगर रिलेटिव मोशन अगर आप कर लेते, जो कि 2-3 दिन लगते हैं उसमें, और उसके बाद फिर ये करते, तो ये आसानी से बिल्कुल चुटकियों में विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप इसको कर पाते। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी के लिए इसमें पहले ही दे दिया है, तो ये थोड़ा सा मैंने अभी इसको समझा दिया है। अदरवाइज जैसे क्लास में जब आप इसको रिलेटिव मोशन के और क्वेश्चंस करोगे, फिर इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको एक बार फिर से दोबारा ट्राई करना, कब, जब पूरा रिलेटिव मोशन खत्म हो जाए तब, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 पर। वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, क्योंकि अब ऐसे आजकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, इसलिए इन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है। अ प्लेयर थ्रोज बॉल अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4, ये हिंदी में भी 29.4 है। एक खिलाड़ी है, एक गेंद को ऊपर की ओर आरंभिक चाल 29 मीटर पर सेकंड से फेंकता है। तो यहां बना लेता हूं इस खिलाड़ी को, ये यहां पर ग्राउंड है, और ग्राउंड से एक खिलाड़ी एक बॉल को फेंक रहा है। कितनी स्पीड से फेंक रहा है, इनिशियल स्पीड है 29.4 मीटर पर सेकंड, ऊपर फेंकता है। तो इसका क्या हाल होगा बॉल का, ये बॉल ऊपर जाएगी, ये मैक्सिमम हाइट हो गई, फिर लौट के आ जाएगी यहां, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब उसने कहा, ये ऑप्शन नहीं है बच्चों, ये 4 क्वेश्चन है इसके, इसलिए ये अकेला क्वेश्चन नहीं है, इस 10 के 4 क्वेश्चन है एक तरह से। देखो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल, गेंद की ऊपर की गति के दौरान त्वरण की दिशा क्या है। तो अब इसका जवाब कौन देगा, जल्दी से बताओ, सभी लोग बताओ जरा, इसका जवाब कौन देगा। पहले क्वेश्चन का, ऊपर की गति के दौरान, ड्यूरिंग, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन के दौरान एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या है। एक्सीलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड ही लगता है, नीचे ही लगता है, अर्थ के परपेंडिकुलर और डाउनवर्ड, मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ। तो यहां लिखेंगे हम डाउनवर्ड, यानी नीचे की ओर। तो त्वरण तो हमेशा कहां लगता है, डाउनवर्ड ही लगता है। अब आ जाओ बी में क्या पूछा। अब बी को देखना, पहले वाले में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, अब दिक्कत बी और सी से स्टार्ट हो जाती है, इसलिए जरा बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है।
What are the velocity and acceleration of ball at highest point of its motion? हाईएस्ट पॉइंट ये रहा, उच्चतम बिंदु ऊपर रहा, ठीक है। इस उच्चतम बिंदु पर सुनिएगा, इसको जरा कलर चेंज कर दूं मैं, ये यहां उच्चतम बिंदु पर हाईएस्ट पॉइंट पर वो कहता है, क्या कहता है? व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी? जीरो, बेग हो गया जीरो, रुक जाती है थोड़ी देर के लिए। क्या एक्सेलरेशन भी जीरो होगा? जल्दी से बताओ। वेलोसिटी तो जीरो हो गई, क्या एक्सेलरेशन भी जीरो होगा? क्या त्वरण भी जीरो होगा? क्या, जल्दी से बोलो। बोलो अंश, क्या नाम तुम्हारा? आयुषी, जल्दी से बोलो। क्या एक्सेलरेशन भी जीरो होगा? क्या त्वरण भी जीरो होगा? अनुराग, संदीप, कहां चले गए? ये मोबाइल रख के भाग गए क्या? एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, कितना होगा? जी के बराबर होगा, बिल्कुल सही है। एक्सेलरेशन यहां पर जीरो नहीं होगा, किसके बराबर होगा? ए बराबर जी के, क्योंकि यहां पर भी तो अर्थ उसको नीचे की तरफ खींच ही रही है ए बराबर जी से, ठीक है। तो उच्चतम बिंदु पर बेग जीरो होता है, त्वरण जीरो नहीं होता। इसका मतलब अगर त्वरण जीरो हो जाए, सॉरी, इसका मतलब अगर बेग जीरो हो जाए तो त्वरण जीरो हो भी सकता है और नहीं भी, तो नहीं वाला ये एग्जांपल है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, चूज द x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मैथमेटिक्स लगेगा, डायरेक्शन वाला। चूज द x इक्वल टू जीरो एंड t इक्वल टू जीरो टू बी द लोकेशन एंड टाइम ऑफ बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। वो कहता है कि गेंद के उच्चतम बिंदु पर स्थान और समय को x बराबर जीरो और t बराबर जीरो के लिए चुनिए। इसका मतलब है, यहां मैं बना भी देता हूं आपके लिए, कि ये था ग्राउंड, ध्यान से सुनना, ठीक है, और बॉल गई थी ऐसी और लौट के आई इधर। तो वो कहता है ये उच्चतम बिंदु का जो पॉइंट है ना, इसको आप x एक्सेस और ऐसी y एक्सेस मान लो, और इसको मान लो मूल बिंदु। मूल बिंदु मतलब x बराबर जीरो, और यहां पर आ जाएगा टाइम बराबर जीरो, ठीक है। इस उच्चतम बिंदु से ही हिसाब किताब लगाना है। उच्चतम बिंदु पर बेग है जीरो, त्वरण था g, और x बराबर क्या था? जीरो, t बराबर जीरो। अब वो कहता है, एक बात और सुनो आगे, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टू बी पॉजिटिव। वो कहता है नीचे की दिशा जो है, डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है, उसको धनात्मक माने। मान लेते हैं, जैसा कहता जाए, मानना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी बोल रही है। क्या मान लो? डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब नीचे की दिशा पॉजिटिव मान लो। एंड गिव द साइन ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। तो जो पोजीशन है, अब दो मोशन है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो पहले अपवर्ड की बात करेंगे। अपवर्ड मोशन में पोजीशन माने स्थिति, फिर क्या है? बेग यानी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। इनकी दिशाएं बतानी है, धनात्मक हैं, ऋणात्मक हैं, ठीक है। यस, अब सुनो कैसे बताएंगे। सबसे पहले अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन का मतलब ऊपर की दिशा में, ऊपर की दिशा में जा रहे हैं। इधर से कण को फेंकेंगे तो कभी वो यहां होगा, कभी 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 यहां आ गया। मान लो यहां है, ऊपर फेंक रहे हैं, कण यहां है, तो ऊपर से नीचे की तरफ हुआ ना, ये कण कहां हुआ? इसकी लोकेशन कहां हुई? ऊपर से नीचे की तरफ लोकेशन हुई। तो x बराबर जीरो से नीचे की तरफ है कि ऊपर की तरफ है? बताओ। x बराबर जीरो से ये लोकेशन नीचे की तरफ है, और नीचे की दिशा धनात्मक माननी है, तो इसलिए इसकी स्थिति यानी पोजीशन कैसी हुई? धनात्मक। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? जल्दी से बताया जाए, ये बात क्लियर हुई कि नहीं सभी लोग? फिर मैं नहीं तो दोबारा कुछ समझाता हूं। मान लो एक वस्तु को ऊपर की दिशा की बात कर रहे हैं, अपवर्ड मोशन की बात कर रहे हैं, और अपवर्ड मोशन में ये वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी। नीचे से इस वस्तु को
ऐसे फेंकेंगे नीचे गिर जाएगी। तो ऐसे फेंकेंगे तो ऊपर ये u वेलोसिटी से गई, लेकिन वो यहां होगी, कभी यहां होगी, कभी यहां होगी, लेकिन x बराबर 0 तो ऊपर है। वहां से इन सब की स्थितियां देखेंगे तो वो नीचे की तरफ स्थितियां होंगी, और नीचे की तरफ स्थिति को धनात्मक माना है, इसलिए पोजीशन क्या हुई, धनात्मक। ठीक है, अब आप मुझे वेग की दिशा बताओ, वेलोसिटी यानी u की डायरेक्शन बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव, जल्दी से बता दीजिए। u पॉजिटिव या नेगेटिव, u पॉजिटिव या नेगेटिव, जल्दी बोलो। u पॉजिटिव या नेगेटिव, जल्दी बोलो। u की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ऊपर की तो नेगेटिव हो गई, तो u हुआ नेगेटिव, u हुआ नेगेटिव। अच्छा v कैसा, हाँ v नेगेटिव हुआ, बिल्कुल सही। a कैसा हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे ही लगता है, a इक्वल टू जी तो नीचे ही लगता है, और नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो यानी a कैसा होगा, पॉजिटिव। ये अपवर्ड मोशन की कहानी है। ठीक है, अब हम कहानी पढ़ते हैं डाउनवर्ड मोशन की, ध्यान देना। डाउनवर्ड मोशन में बताओ पोजीशन, डाउनवर्ड मोशन के लिए पोजीशन कैसा, पॉजिटिव या नेगेटिव, डाउनवर्ड मोशन के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव, डाउनवर्ड मोशन के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर कण ऊपर से नीचे आएगा इधर, तो ऊपर से देखेंगे तो वो नीचे ही आ रहा है, यानी उसकी लोकेशन ऊपर से तो नीचे की तरफ ही है ना, यानी प्लस। वेलोसिटी कितनी, जल्दी बोलो, वेलोसिटी कैसी, पॉजिटिव या नेगेटिव, वेलोसिटी भी, अब वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे होगी, नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव। एक्सीलरेशन तो नीचे ही लगता है, तो ये भी पॉजिटिव। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में सभी पॉजिटिव होंगे, और अपवर्ड डायरेक्शन में केवल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, इसलिए माइनस होगी। क्लियर, तो ये थर्ड वाला समझ गए। अब मैं आपको एडवाइस करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप इसको, इस थर्ड वाले को 2-3 बार देख लेना घर पे, एक बार रिपीट करके, ठीक है, तभी ये चीज समझ में आएगी। अब आ जाओ डी में क्या बोल रहा है, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न्स टू प्लेयर्स हैंड। कितनी ऊंचाई तक ये जाएगी और ऊपर से कब ये नीचे आ जाएगी, किस ऊंचाई तक गेंद ऊपर जाती है और कितनी देर बाद गेंद खिलाड़ी के हाथ में आती है। तो H के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, ये फॉर्मूला लगा लो, H ये v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये लगा सकते हैं। v तो 0 है, u कितनी स्पीड से फेंक रहे हैं, 29.4 से फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं इसलिए माइनस, ठीक है, इस स्थिति के अनुसार माइनस स्क्वायर। a कितना है, g डाउनवर्ड है, प्लस इंटू h तो निकालना है, g की वैल्यू 9.8 लिख लेना या 10 लिख लेना, h निकल के आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये मैंने निकाला हुआ है, और ये निकलता है 44.1 मीटर। ठीक है, टाइम कितना निकलेगा, टाइम के लिए फॉर्मूला लगा लो, v इक्वल टू यू प्लस जी टी या ए टी। तो v तो 0 है, u हो गया 29.4 माइनस का, g प्लस का है, कितना है 9.8 इंटू टी। तो t बराबर 29.4 डिवाइड बाय 9.8 या 10, इसको भाग दे देना, तो ये टाइम जो निकलेगा वो लगभग 3 सेकंड निकल रहा है। अब 3 सेकंड ऊपर जाने में और फिर 3 सेकंड ही नीचे आने में लगेंगे, तो कितनी देर बाद उसके हाथ में आ जाएगी, 3 सेकंड में ऊपर जाएगी, 3 सेकंड में नीचे आएगी, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 6 सेकंड। यानी वस्तु को ऊपर जाना फिर ऊपर से नीचे आने में लगेंगे 6 सेकंड। तो टोटल टाइम हुआ बराबर 6 सेकंड। ठीक है, ऊपर जाना फिर ऊपर से नीचे आने में 6 सेकंड लगेंगे। अप्रोक्स 44-45 आएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये 10वां सवाल हो गया। अब आगे के सवाल थोड़े से और 1-2 और कर लेते हैं अपन, क्योंकि अदरवाइज आप सुबह से पढ़ ही रहे हो, पहले फिजिक्स पढ़ी, उसके बाद फिर केमिस्ट्री पढ़ी होगी, अब फिर फिजिक्स पढ़ रहे हो,
लेकिन बच्चों तपस्या करनी है, पढ़ते ही रहना है ना, क्योंकि अगर डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो बस 6-7 महीने की तपस्या है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अरे सर सुबह पढ़ी थी फिजिक्स, अब जो है केमिस्ट्री पढ़ी, फिर दोबारा फिजिक्स पढ़ा रहे हैं आप, है ना। तो काम ही अपना पढ़ने का है, बस थोड़ा थोड़ा गैप लेकर के और पढ़ना शुरू कर दो। आपका पढ़ने का काम, हमारा पढ़ाने का काम। बोलो एक आध और करा दूं कि बस बहुत है? जल्दी से बताओ आप लोग, क्योंकि सुबह से पढ़ रहे हो। 2-3 टुकड़ों में करा देंगे इसको। एक अभी 10 क्वेश्चन ये हो गए, फिर अपन 10-12 ले लेंगे, फिर 10-12 ले लेंगे। तो इस तरीके से 3 क्लास में आपका काइनेमेटिक्स का जो क्वेश्चन है 3 स्पेशल क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। बोलो करवा दूं 1-2 और? हाँ अच्छा, अगले टर्न पर हर्ष कह रहे हैं अगले टर्न पर कंटिन्यू करेंगे। तो ये अच्छा 2 बजे तक करा दूं? चलो फिर 2 बजे तक फाइनली 10-15 मिनट और करते हैं, राइट? ओके 2 बजे तक करते हैं 10-15 मिनट। आ जाओ बेटा। 1D मोशन में 11th क्वेश्चन नंबर 11th। read each statement below carefully and state the reason and examples। तो ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है। वैसे तो वो कहता है कि ये नीचे जो स्टेटमेंट दिए हैं उनको ध्यान से पढ़िए और कौन सा गलत है कौन सा सही है उसको बताइए एग्जाम्पल देते हुए। तो अगर मैं पहला पढ़ूं कि विद जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट, कि अगर किसी क्षण पर, किसी जगह पर, किसी क्षण पर, किसी इंस्टेंट पर स्पीड जीरो है, स्पीड अगर जीरो है, स्पीड जीरो है, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो नॉन जीरो होता है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। ये स्टेटमेंट बताओ सही है क्या? जल्दी से बता दो ये स्टेटमेंट सही है क्या? कि अगर किसी जगह पर स्पीड जीरो हो जाए तो वहां पर जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, क्योंकि मे हैव लिखा है। मे मतलब हो सकता है और नहीं भी, तो एक्सेलरेशन मे हैव नॉन जीरो। बोलो सही है क्या? यस ये वाला सही है। अभी एग्जांपल देखा था कि अगर हम किसी बॉडी को अर्थ की सरफेस से ऊपर फेंकें तो जब वो लौट रही होगी तो लौटते समय मैक्सिमम हाइट पर उसकी स्पीड तो जीरो हो जाएगी लेकिन एक्सेलरेशन तो रहेगा। तो इसका मतलब ये तो ट्रू है। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा। विद जीरो स्पीड, यानी स्पीड अगर जीरो हो गई, मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी मे हैव नॉन जीरो। ये सही है क्या? बोलो। अगर स्पीड जीरो है तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो अशून्य हो सकता है, मतलब नॉन जीरो हो सकता है। ये वाला फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि अगर जब हम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो वही तो स्पीड होती है। अगर स्पीड ही जीरो है, स्पीड ही जीरो है, अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें स्पीड ही जीरो है, ठीक है, तो इसका मतलब पार्टिकल चल ही नहीं रहा। जब पार्टिकल चल ही नहीं रहा तो वेलोसिटी होने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। अच्छा थर्ड वाले पर आ जाओ। विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, नियत है। मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन, तो उसका एक्सेलरेशन अवश्य ही जीरो होगा। सही है क्या? जल्दी से बताया जाए। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन अवश्य ही जीरो होगा। यस, क्वेश्चन नंबर भी डाल दिया करो जिससे मुझे पता चल जाए कौन से क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं। सी वाले में बताओ जल्दी से, सही है क्या?
अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन यानी त्वरण अवश्य ही शून्य होगा। जल्दी बोलो, इस पे विचार करो जरा। जैसे एक बॉडी है, सर्कल में चल रही है, और सर्कल में उसकी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, स्पीड चाल कांस्टेंट होती है, लेकिन वेलोसिटी हर जगह पर डायरेक्शन चेंज होने के कारण चेंज होती है। जब डायरेक्शन चेंज हो रही है, जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसके अंदर एक्सीलरेशन होगा ही। अब बताओ, लेकिन ये किसकी बात कर रहे हैं, ये वाला ध्यान से सुनना, ये प्लेन मोशन हो गया। कई बच्चों के दिमाग में आ सकता है ये प्लेन मोशन हो गया, लेकिन इसमें क्या कहा गया है जरा सोचो। इसमें यहां पढ़ लेना ध्यान से, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। वन डायमेंशनल मोशन के बारे में पूछ रहा है, तो इसका मतलब हमें ये एग्जाम्पल नहीं लेना। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि कहीं आप इसको ना सोच बैठो। वो तो सर्कुलर मोशन यानी प्लेन मोशन है, समतलीय गति है, जबकि क्वेश्चन किसका है, वन डायमेंशनल मोशन का है। और एक विमीय गति मतलब सीधी रेखा में चलना है। तो सीधी रेखा में यानी डायरेक्शन चेंज नहीं करना। तो सीधी रेखा में अगर स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन कांस्टेंट पहले से ही है क्योंकि लिखा है वन डायमेंशनल मोशन, तो उस केस में एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा ही, क्योंकि ना तो स्पीड चेंज हो रही ना डायरेक्शन चेंज हो रही। ठीक है, तो ये ट्रू है, सी वाला ट्रू है। लास्ट वाला बताओ जरा, डी में क्या है, जल्दी से बताओ लास्ट वाला। विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन इट मस्ट बी स्पीडिंग अप। ठीक है, बताओ। यानी अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो अवश्य ही वह त्वरित हो रही होगी, ये सही है। एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो अवश्य ही वह उसकी स्पीड बढ़ रही होगी, ये सही है क्या, बोलो। अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो उसकी स्पीड बढ़ रही होगी, ये सही है क्या, बोलो। अवश्य ही बढ़ रही होगी, सही है क्या। ये मस्ट बी पे ध्यान देना, अवश्य ही बढ़ रही होगी। नहीं, ये फॉल्स है बच्चों, यहां गड़बड़ी कर गए, ये फॉल्स है। उसका क्यों फॉल्स है, देखो। हमेशा नहीं बढ़ती, ध्यान से सुनना। ये ठीक है कि अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है इस डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी है वो भी पॉजिटिव है, तो जब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती हैं तो वेलोसिटी बढ़ती है। लेकिन अब जरा ध्यान सुनो, वेलोसिटी मान लो इधर है, इनिशियल वेलोसिटी इधर है, लेफ्ट साइड है, तो वो कैसी हुई, नेगेटिव हुई लेफ्ट साइड में। और एक्सीलरेशन राइट साइड में हो यानी कि पॉजिटिव। क्लियर हो रहा है। तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है लेकिन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी लेफ्ट साइड है यानी नेगेटिव है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। जब इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो ये एक्सीलरेशन इसकी स्पीड को कम करता है, क्योंकि स्पीड इधर है और एक्सीलरेशन इधर है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगा रहा होगा, तो इसका मतलब वो स्पीड को कम करेगा। तो इस वाले केस में स्पीड को वो क्या करेगा, कम करेगा। ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई। दो अलग अलग पॉइंट हैं, ध्यान देना। जब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो तो स्पीड बढ़ती है, जब एक्सीलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट हो तो स्पीड कम होती है। ठीक है, तो अगर ये स्पीड पहले से ही नेगेटिव डायरेक्शन में है और पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो वो स्पीड को कम कराएगा, इसलिए ये हो गया फॉल्स, क्योंकि इसमें लिखा था विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप, मस्ट वर्ड नहीं होना चाहिए था। ठीक है, मे बी होता तो चल जाता कि ठीक है एक एग्जांपल था, राइट। तो ये बच्चों मैंने आपको 11 क्वेश्चन करवा दिए और लगभग 2 बजने वाले हैं, तो अब हम आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। बाकी के क्वेश्चंस आज ट्यूसडे है तो थर्सडे को देखेंगे, तो ये 3 दिन में मैं इसको कंप्लीट करूंगा।
तब तक आप भी अपने तरीके से इन क्वेश्चंस को सबसे पहले खुद से करके रखो। जब खुद से करके रखोगे ना तो ये आपको फिर 100%, 101% समझ में आएगा और आपके दिमाग में कई क्वेश्चन भी आएंगे कि सर इसको ऐसा कर लें तो क्या होगा, वैसा कर लें तो क्या होगा। ठीक है ना। अभी क्या होता है, जैसा मैं समझाता जा रहा हूं वैसा वैसा आप नोट करते जा रहे हो और समझते जा रहे हो। लेकिन अगर आपने यही क्वेश्चन पहले से कर रखे होंगे, आप करिएगा, क्योंकि थ्योरी आपको पढ़ चुके हैं, आपको पढ़ा चुके हैं, आपको पूरे बहुत सारे क्वेश्चंस काइनेमेटिक्स के क्लास में करवा दिए हैं। ठीक है ना। तो अब आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, तो इनको करिएगा, खुद से करिएगा, जितने बन जाए ठीक बात है, नहीं बने आपस में डिस्कशन करो, है ना। और ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हमसे सॉल्व हो जाए। भले ही सॉल्व ना हो तो कम से कम एक बार रीडिंग तो कर ही लोगे ना सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज जब मैं इसको पढ़ रहा हूं तो एक बार तो, कई बार ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता कि उस क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछ क्या रहा है। तो लेकिन अगर आप पहले से ही उस क्वेश्चन को पढ़ के आएंगे, भले ही सॉल्व करने की आपने कोशिश की लेकिन वो सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन इस प्रोसेस में आपने उस क्वेश्चन को समझा, इतना तो समझा कि उसमें क्या दिया है, क्या सिचुएशन है, कौन सी कार किधर जा रही है, किसके रिस्पेक्ट में क्या पूछ रहा है। ठीक है, वो सारी चीजें हमारे दिमाग में पहले से ही होंगी, तो आप देखोगे कि फिर चीजें समझ में आएंगी बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है ना। तो अगले फिर देखेंगे अपन। हर्ष, अभी रिलेटिव मोशन चल रहा है, कल पढ़ाऊंगा रिलेटिव मोशन। कल का ज्वाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का जो शाम वाले बच्चे हैं, दोपहर वाले बच्चे, उन सबको जरूरी है, 100% इंपॉर्टेंट क्लास है। वो क्लास मिस हो गई तो दिक्कत आएगी। कल का क्लास जरूर अटेंड कर लीजिएगा, सुबह 7:15 बजे, इंग्लिश मीडियम वाला। ठीक है। कल मैं रिवर बोट प्रॉब्लम करवाऊंगा। कल मैं आपको मॉर्निंग में जो अम्ब्रेला और बारिश के जो क्वेश्चन होते हैं, अम्ब्रेला रेन प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको डिस्कस करवाऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह। थैंक यू टू ऑल। पढ़ते रहिए और घर पे ही रहिए, ज्यादा बाहर मत निकलना, कोरोना चल रहा है।